हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, बड़े बीजाणुओं का बनना कैसे होता है ये हम किस में पढ़ेंगे? गुरु बीजाणु जनन में। और गुरु बीजाणु किसको बोलते हैं, किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है स्त्री वाले पार्ट में या स्त्री केशर में, क्योंकि इसका बीजाणु कैसा होता है? बड़ा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गुरु बीजाणु। और इसके बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा स्त्रियों का जो अंडा होता है, एग होता है कहाँ? ओवरी में, वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और जबकि मेल में जो स्पर्म पाया जाता है उसको सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। इसी तरह जो आपके फ्लावर हैं, अगर परागकण बनेंगे तो आपका क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु जनन। लेकिन अगर वहीं पे बीजांड बन रहा है, अंडा बन रहा है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन। तो हम इसको समझते हैं ये प्रक्रिया कैसे होती है और ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं। गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। और दोस्तों ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? आपने अगर क्या पढ़ा है? बीजांड। तो बीजांड में आपने भ्रूणकोश पढ़ा है, और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है? यहाँ पे क्या होता है? बीजांड काय। ठीक है, तो बीजांड काय में कुछ कैसे सेल पाई जाती है? अधोस्तरी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल। तो हाइपोडर्मल सेल की कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? आकार में बड़ी हो जाती हैं। और आकार में बड़ी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? प्रपशु कोशिका। ठीक है, अब देखो गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गुरु बीजाणु क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का बनना ही क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणु जनन। अब ये बनेगा कैसे? तो जो बीजांड काय की हाइपोडर्मल सेल हैं, उनमें से कुछ सेल आकार में क्या हो जाती हैं? अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होंगी, उनका केंद्रक अधिक स्पष्ट होगा, अधिक बड़ा होगा। तो इस तरह की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रपशु। जैसा आपने लघु बीजाणु जनन में पढ़ा है, प्रपशु कोशिका। ठीक है, अब ये दोस्तों जो प्रपशु कोशिका है, प्रपशु कोशिका में क्या होगा? क्या होगा? परिणत विभाजन। आपको ये चीज मैंने बताई थी कि परिणत विभाजन क्या होता है? एक कोशिका का ऊपर नीचे दो भागों में बंटना आपका क्या कहलाता है? परिणत विभाजन। तो प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होगा और ये दो भागों में बटेगी। तो पहला भाग जो बाहर की ओर होगा, बाहर की लेयर बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो भित्तियों का निर्माण करेगी, भित्तीय कोशिका। ठीक है, और जो नीचे की लेयर है वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, तो गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। तो प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाला आपका क्या कहलाएगा? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, अब ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका आपकी एपिडर्मिस बनाएगी, आपका एंडोडर्मिस बनाएगी, आपका मेसोडर्मिस बनाएगी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका की। ये क्या करेगी? अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका है, इनमें क्या होगा? विभाजन। ठीक है, तो विभाजन होगा दोस्तों। तो प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका या मातृकोशिका कितनी अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करेगी? 4। ये चारों जो हैं ये क्या हैं? अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका।
जो किससे बनी है? प्राथमिक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका या प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका से। ठीक है, अब अगले वाले में देखिए, ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? बीजांड के बीजांडकाय वाले भाग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। इसका डायग्राम ये सिर्फ 5 ही है, मैंने ये बीजांड का डायग्राम आपको समझाने के लिए बना दिया है। ठीक है, अब ये कोशिका यहाँ पे बन गई। अब कुछ समय बाद ये जो ऊपर की 1, 2, 3 कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन काम जो लास्ट वाली अंतिम वाली कोशिका है ना, ये वाली, इसका काम है। तो ये 3 कोशिकाएं इसकी हेल्प करेंगी, इसकी मतलब ये सहेलियां हैं, सहायता करने वाली। ठीक है, तो ये हेल्प करने के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा, ये अंतिम वाली कोशिका बड़ी हो जाएगी, तो ऊपर की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बचा अंतिम वाली कोशिका, चौथी कोशिका, ये नष्ट नहीं होगी। अब ये आकार में क्या होगी? बड़ी होगी। और जब ये आकार में बड़ी हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये क्या है आपकी? सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, ये आपका सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका होगी, जो किसका निर्माण करेगी? ये निर्माण करेगी भ्रूण कोश का, मतलब जहां पे भ्रूण विकसित होगा। ठीक है, तो ये जो अंतिम वाली कोशिका बचेगी ये सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका कहलाएगी, जो किसका निर्माण करेगी? भ्रूण कोश का। और ये ऊपर की 3 जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट होने वाली कोशिकाएं। ठीक है, अब ये फिर क्या बना देगा? ये भ्रूण कोश, ये वाला भाग आपने ये देखा है ना, यही आगे विकसित होकर किसका निर्माण करेगा? भ्रूण कोश का, जिसमें नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक, और ऊपर क्या होता है? विपरीत कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया किसकी है? गुरु बीजाणु जनन की। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन आपको बता दिया क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, कैसे होगा? बीजांडकाय की अधोस्तरीय कोशिकाएं क्या होंगी? विभाजित होकर कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रपशु कोशिका। ठीक है, अब ये प्रपशु कोशिका में क्या होगा? परिणत विभाजन। ठीक है, ये कौन सा विभाजन है? परिणत। ठीक है, परिणत विभाजन होगा, जिससे ये ऊपर नीचे के भाग में बट जाएगी। तो ऊपर का भाग प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर का भाग प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका। अब यहाँ पे ये जो प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, ये 4 कोशिकाओं में बटेगी, जिनको हम क्या बोलेंगे? अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका। ठीक है, फिर इसमें से 3 कोशिकाएं ऊपर वाली नष्ट हो जाएंगी, लास्ट वाली जो कोशिका है वो विकसित होकर क्या बनाएगी? सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका। और यही सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका आगे और ज्यादा विकसित होगी, बीजांडकाय के भाग को और ज्यादा घेरेगी और क्या बना देगी? भ्रूण कोश, जिसमें भ्रूण का पूरी तरह से डेवलपमेंट होगा। वो किससे बनता है? गुरु बीजाणु जनन से। ठीक है, तो आई होप आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।